चीनी उत्पादों को निम्न गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। लेकिन सोचिए क्या, अब तो उनके हथियार भी बेकार साबित हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान, म्यांमार और हाल ही में ईरान सहित लगभग हर जगह जहां उन्हें बेचा गया असफल रहे हैं। पिछले 2 दशकों में चीन का रक्षा उद्योग काफी तेजी से विकसित हुआ है और एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाजारों में अपनी पैठ बना ली है। अधिकतर खरीदार वे देश थे जो पश्चिमी हथियार खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे या राजनीतिक बाधाओं जैसे प्रतिबंधों और नाकाबंदी के कारण रोके गए थे। ईरान और पाकिस्तान को चीनी हथियारों पर भारी निर्भरता के अलावा कोई चारा नहीं था। ईरान पर 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका समेत पश्चिमी देशों द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। पहले ईरान की सेना मुख्यतः उन्नत अमेरिकी और यूरोपीय उपकरणों पर निर्भर थी। उसके पास अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान जैसे F-14 टॉमकैट थे। लेकिन 1970 के बाद जब पश्चिमी देशों के साथ संबंध टूट गए, तेहरान के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। रूस एक विकल्प था, परंतु ईरानी नेताओं ने मॉस्को पर पूरा भरोसा कभी नहीं किया। साथ ही रूसी हथियार महंगे और अविश्वसनीय होते थे। चीन ने रूस से सस्ते दामों पर उत्पाद देकर खाली जगह भर दी और दावा किया कि वह उतनी ही या बेहतर तकनीक प्रदान कर रहा है। नतीजतन तेहरान खुद को दशकों तक चीनी हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर पाता रहा। पाकिस्तान की कहानी भी काफी हद तक समान है। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान के पास ज्यादातर अमेरिकी और पश्चिमी उपकरण थे, क्योंकि वह अफगानिस्तान में सोवियत प्रभाव के खिलाफ अमेरिका का एक अहम सहयोगी था। लेकिन सब कुछ बदल गया पाकिस्तान के 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद। अमेरिका ने तुरंत कड़े प्रतिबंध लगा दिए और रातों रात सैन्य आपूर्ति बंद कर दी। पाकिस्तान ने मजबूरन चीन के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। चीन ने इस्लामाबाद को सस्ते लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइलें और नौसेना के जहाज दिए और जल्द ही पाकिस्तान का मुख्य सैन्य हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता बन गया। चीन ने दशकों से प्रभावशाली हथियार प्रणालियां बनाई हैं, अक्सर उन्हें क्रांतिकारी बताकर और कभी-कभी दावा करके कि वे पश्चिमी तकनीक से बेहतर हैं। 1990 और 2000 के दशक में चीन ने उन्नत मिसाइल तकनीक और J-17 थंडर जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमान को प्रचारित किया, जो जल्दी ही पाकिस्तान का प्रमुख विमान बन गया। 2010 के दशक तक चीन ने स्टेल्थ J-20 लड़ाकू विमान पेश किया और दावा किया कि यह आसानी से अमेरिकी F-22 और F-35 विमानों की बराबरी या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। उसी दौर में नई एंटीशिप मिसाइलें, सटीक निर्देशित बम और हाईटेक रडार प्रणालियां लगातार चर्चा में रहीं, जो पश्चिमी स्तर का प्रदर्शन कम लागत पर देने का दावा करती थीं। इससे चीनी तकनीक पश्चिमी सैन्य उपकरणों जितनी अच्छी होने का भ्रम पैदा हुआ। ईरान और पाकिस्तान जैसे उन्नत हथियारों के लिए बेताब देश, जो पश्चिमी विकल्प खरीदने में असमर्थ थे, के लिए चीनी हथियार आकर्षक बन गए। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद ये देश अपनी रक्षा के लिए अत्याधुनिक शस्त्रागार होने का दावा करते थे, जो इजराइल और भारत जैसे विरोधियों को भी चुनौती दे सकता था। लेकिन जल्द ही आप देखेंगे कि वास्तव में उन्होंने सिर्फ महंगा कबाड़ ही खरीदा था। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे टेमू ग्रेड हथियार असली जंग में ताश के पत्तों की तरह ढह गए, कैसे चीन की रक्षा तकनीक लगभग पूरी तरह चुराई हुई है और कैसे 2025 बीजिंग की सैन्य महत्वाकांक्षाओं के अंत की शुरुआत है। यह वीडियो YouTube एल्गोरिदम द्वारा विज्ञापनदाता अनुकूल नहीं माना जाएगा, इसीलिए हमें आपके समर्थन की आवश्यकता है। YouTube युद्ध पर बात करने वाले वीडियो को सीमित करता है, लेकिन यही हमारी दुनिया की सच्चाई है। तो अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे वीडियो को बहुत मदद मिलती है। हम आपके आभारी हैं। शुरू करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण ईरान है। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से खतरनाक तनाव बना हुआ है, मुख्यतः ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी समूहों के प्रति उसके समर्थन के कारण। 2025 की शुरुआत में लंबे समय से चली आ रही गुप्त कार्रवाइयों और बढ़ती दुश्मनी के कारण तनाव युद्ध में बदल गया। 13 जून को इजराइल ने एक बड़ा पूर्व खतरनाक हमला किया, जिसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को एक ही झटके में पूरी तरह नष्ट करना था।
इजरायली F-35I स्टेल्थ जेट्स ने चुपचाप ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रूसी निर्मित S-300 वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। कुछ अफवाहों के मुताबिक उन्होंने चीनी JY-10 एंटी एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम और C-802 मिसाइल सिस्टम्स को भी निशाना बनाया, जो एक साथ 100 लक्ष्यों को 800 किमी दूर तक ट्रैक कर सकता है। लेकिन सोचिए क्या हुआ, वह एक भी जेट को ट्रैक नहीं कर सका। मिसाइल दागने की बात तो दूर की है, मिनटों में हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइलें हार्म्स हर निर्धारित ईरानी रडार स्टेशन पर टकराईं। रडार की आंखें बंद होने से ईरानी मिसाइल क्रू खुद को अचानक अंधा और असहाय महसूस करने लगे। इजरायली F-35 जेट्स के पीछे दर्जनों F-15I स्ट्राइकर और F-16I जेट्स आए, जिनमें सटीक निशाना लगाने वाले बम और मिसाइलें थीं। कुछ घंटों में इन जेट से ड्रोन ने ईरान के सैन्य कमांडरों, परमाणु वैज्ञानिकों, मिसाइल ठिकानों, रडार इंस्टॉलेशनों और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया। चीन की प्रचार मशीन ने अपनी साख को हुए नुकसान को सीमित करने की बेतहाशा कोशिश की, ठीक उसी समय जब यह अपमानजनक गिरावट हुई थी। चीनी सरकारी मीडिया और वेबसाइटों ने तुरंत ईरान में अपनी वायु रक्षा प्रणालियों की 80% सफलता दर का सनसनीखेज दावा किया। हालांकि इनमें से कई प्रणालियों को ट्रैकिंग शुरू करने से पहले ही नष्ट कर दिया गया था। पाकिस्तानी और चीनी अकाउंट्स ने मई 2025 की झड़प के दौरान भारतीय राफेल जेट्स को गिराने का झूठा दावा किया था और ईरान के मामले में भी ऐसा ही किया। चीनी अकाउंट्स ने तुरंत दावा किया कि उन्होंने कई इजरायली F-35 स्टेल्थ जेट्स और F-16 को मार गिराया है। यह वायरल हुई खास तस्वीर स्पष्ट रूप से नकली है। AI जनित तस्वीरों के अलावा उन्होंने युद्ध विराम के एक हफ्ते बाद भी कोई भौतिक सबूत नहीं दिया है। ईरानी सेना ने मजबूरी में एंटी एयरक्राफ्ट गन से आसमान में गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जो उनकी आखिरी कोशिश थी, बजाय इसके कि वो अरबों डॉलर की चीनी रक्षा प्रणालियों पर निर्भर रहते। जैसा अनुमान था, इसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकला। कुछ ही घंटों में इजराइल ने वो हासिल कर लिया जिसके लिए उन्होंने कई दिनों की कड़ी लड़ाई की उम्मीद की थी। ईरान के जीवित राजनीतिक नेता इजराइल के हमलों के बाद पूरी तरह सदमे में थे। एक अनाम ईरानी सैन्य अधिकारी ने विदेशी मीडिया से बातचीत में कथित तौर पर माना कि उनकी वायु रक्षा प्रणालियां अत्याधुनिक होनी चाहिए थीं, लेकिन वास्तव में वे केवल दिखावे के लिए उन्नत थीं, वास्तविक युद्ध के लिए नहीं। आप सोचेंगे कि इस अपमान के बाद ईरान चीन से बहुत नाराज होगा, है ना? लेकिन लगता है कि तेहरान हमारी कल्पना से भी अधिक मूर्ख हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान अपनी वायुसेना के पुनर्निर्माण के लिए अरबों डॉलर और खर्च करेगा और वे चीन से खरीदारी कर रहे हैं। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले के बाद ईरानी सैन्य अधिकारियों का दल चीन गया। वहां पर उन्होंने कथित तौर पर उन्नत चीनी सैन्य विमानों को खरीदने में गहरी रुचि दिखाई, खासकर J-10C, जिसे चौथी पीढ़ी का युद्धक विमान कहा जाता है। ईरान को अपने बिखरे हुए हवाई रक्षा तंत्र को पुनर्स्थापित करने और महत्वपूर्ण हवाई क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने की क्षमता हासिल करने की तत्काल आवश्यकता है, जो उसके पास पहले कभी नहीं थी और चीनी हथियारों से भी नहीं होगी। कम से कम तब तक नहीं जब तक वे चीन से हथियार खरीदने की योजना बना रहे हैं। ईरान के पास अमेरिका के साथ अनुकूल समझौते का कोई मौका नहीं है, इसलिए वह चीन को एकमात्र वास्तविक विकल्प मानता है। ईरान रूसी लड़ाकू विमान खरीदना चाहता था, मगर क्रेमलिन बेचने को तैयार नहीं है। मॉस्को को यूक्रेन में चल रही अपनी जंग के लिए हर एक युद्धक विमान की जरूरत है। साथ ही, जैसा कि मैंने पहले कहा, कीमतें भी मायने रखती हैं। चीनी विमान रूसी Su-35 की तुलना में सस्ते और किफायती हैं, जो उन्हें खराब युद्ध रिकॉर्ड के बावजूद आकर्षक बनाता है। जो सबसे अजीब और शायद सबसे हास्यास्पद वजह है कि ईरान अब भी चीनी हथियारों पर भरोसा करने को तैयार है, वो है भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई 4 दिन की जंग में चीनी जेट्स की कथित सफलता। ज्यादातर लोगों को पता नहीं कि भारत संघर्ष की अधिकांश खबरों पर चीन के तीव्र प्रचार का असर था। चीनी दावे इतने प्रभावशाली थे कि उन्होंने डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट्स के चीनी निर्माता के शेयर की कीमत को भी प्रभावित कर दिया। चीनी कहानी के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत की मजबूत एयरफोर्स पर शानदार जीत हासिल की। इसका श्रेय चीनी J-10C जैसे जेट्स को दिया गया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी पायलटों ने राफेल फाइटर्स को गिराया, पर ये दावे स्वतंत्र रिपोर्ट्स में खारिज हो गए।
चीनी सरकारी मीडिया ने भारतीय जेट्स पर झूठी जीत का दावा करने के कुछ दिन बाद J-10C लड़ाकू विमान के विकास पर 2 भाग वाली डॉक्यूमेंट्री जारी की। नेशनल मेमोरी एक दैनिक कार्यक्रम है जो कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास का महिमा मंडन करता है। यह अभी भी प्रसारित हो रहा है। लेकिन अगर निष्पक्ष रहें तो ईरान की J-10C फाइटर जेट में रुचि वास्तव में लगभग 2 दशक पुरानी है। 2015 में तेहरान ने इनमें से 150 जेट खरीदने का एक बड़ा सौदा करने वाला था, लेकिन वार्ता ठप हो गई। चीन ने विदेशी मुद्रा में भुगतान की मांग की, जबकि तेहरान ने कमी के कारण तेल और गैस में बार्टर भुगतान की पेशकश की। उस समय ईरान पर यूएन के हथियार प्रतिबंध से यह सौदा रुक गया था। 2020 में परिस्थितियां बदलीं जब प्रतिबंध हटा और वार्ता पुनः प्रारंभ हुई, परंतु अब केवल 36 जेट्स के लघु ऑर्डर हेतु। फिर भी भुगतान के तरीकों पर विवाद जारी रहे। लेकिन अब बार्टर ट्रेड की संभावना काफी बढ़ गई है, खासकर क्योंकि चीन की ऊर्जा मांगें विश्व में सर्वाधिक हैं। अमेरिका ने चीन को 24 जून 2025 से ईरानी तेल बिना प्रतिबंध खरीदने की अनुमति दे दी है। इससे ईरान की सबसे बड़ी बाधा दूर हुई और उसे वांछित जेट खरीदने की अनुमति मिल गई। ईरान हाल की अपमानजनक आपदा के बावजूद अब भी अपनी पहुंच में आने वाले हर चीनी उपकरण को खरीदना जारी रखेगा। चीन ने अब तक ईरान में हुई विफलताओं की कोई जवाबदेही नहीं ली है। इसके बजाय वह आसानी से दोष मढ़ रहा है एकमात्र अन्य हथियार आपूर्तिकर्ता पर, यानी रूसियों पर। चीनी राज्य संबद्ध मीडिया ने ईरान की रूसी S-300 मिसाइल बैटरियों को दोषी ठहराया और दावा किया कि अगर तेहरान ने चीनी सिस्टम्स पर ज्यादा भरोसा किया होता तो नतीजा अलग हो सकता था। लेकिन यह बकवास है, क्योंकि ईरान के एयर डिफेंस में चीनी रडार पहला कदम थे, जिनका काम खतरों का पता लगाना और चीनी C-802 मिसाइल को टारगेटिंग डेटा देना था। लेकिन वे चीनी रडार कभी चालू ही नहीं हुए। कुछ चीनी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का मानना है कि अगर चीनी कर्मी ईरान के एयर डिफेंस का संचालन करते तो परिणाम बिल्कुल भिन्न होता। सच कहूं तो चीनी भी ईरान में अपने हथियारों के खराब प्रदर्शन से हैरान थे। चीन और ईरान की रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए इस शर्मिंदगी को जल्द ही दूर करना आवश्यक था। ईरान को चीन के खुले समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन बीजिंग ने इसके बजाय एक गुप्त रास्ता अपनाया। 14 जून को जब इजराइल ईरान में अपने लक्ष्यों पर हमला कर रहा था, कम से कम 5 बोइंग 747 मालवाहक विमान चीन से उड़ान भरकर कजाखस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होते हुए पश्चिम की ओर गए और ईरानी हवाई क्षेत्र में पहुंचते ही अचानक रडार से गायब हो गए। इन उड़ानों ने आधिकारिक रूप से लग्जमबर्ग को गंतव्य घोषित किया, परंतु वे कभी यूरोपीय वायु क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाईं। इन रहस्यमय गायबियों को महत्वपूर्ण बनाता है कि बोइंग 747 मालवाहक विमान सामान्यतः सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए उपयोग होते हैं और चीन का ऐतिहासिक रूप से पश्चिम विरोधी देशों व उनके प्रतिनिधियों को गुप्त सैन्य सहायता देने का रिकॉर्ड रहा है। ईरान की मदद करना बीजिंग की विशाल भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप है। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का खुलकर विरोध करते हैं और बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन करते हैं। ईरान में चीनी हथियार प्रणालियों की विफलता और तेहरान के साथ संबंध सुधारने के लिए गुप्त शिपमेंट के माध्यम से चीन का सूक्ष्म प्रयास, ताकि हथियार आपदा से रणनीतिक संबंध बर्बाद न हो। खुफिया रिपोर्टों में यह भी इशारा किया गया है कि चीन ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री भी मुहैया करवाई हो सकती है। ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है और इससे बीजिंग अमेरिकी प्रतिबंधों के निशाने पर आ सकता है। कार्गो उड़ानें ईरानी हवाई क्षेत्र के पास पहुंचते ही गायब हो गईं, क्योंकि उन्होंने अपने रडार ट्रैकर बंद कर दिए, जिससे उन्हें इनकार करने का मौका मिल गया। लग्जमबर्ग स्थित एयरलाइन कार्गोलक्स, जिसके विमानों को शुरू में इन उड़ानों से जोड़ा गया था, ने किसी भी तरह की संलिप्तता से सख्ती से इनकार किया। उसने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर आधिकारिक रूप से कहा कि उसकी कोई भी उड़ान ईरानी हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं करती है। यह आपको हैरान कर सकता है, लेकिन ईरान सचमुच अपनी वायु रक्षा की विनाशकारी विफलता से बच सकता था अगर उसने कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में हुई घटना पर ध्यान दिया होता, जिसमें काफी चीनी हथियार भी शामिल थे। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों, जिनमें महिलाएं और विदेशी पर्यटक शामिल थे, की मौत के बाद भारत ने तुरंत बदला लेने की कसम खाई। जांचकर्ताओं ने हमलावरों का पता जल्दी ही पाकिस्तान के अंदर स्थित आतंकवादी समूहों तक लगा लिया, जिससे पूरे भारत में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। कुछ ही दिनों में भारतीय सेना ने
ऑपरेशन सिंदूर नामक एक तेज प्रतिशोधी हमला शुरू कर पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों के निकट स्थित आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण था क्योंकि भारतीय मिसाइलों और विमानों को पाकिस्तान की चीन द्वारा आपूर्ति वायु रक्षा प्रणाली को भेदना पड़ा, जो पश्चिमी सैन्य विश्लेषकों के लिए खास बात थी। सभी की हैरानी पर उन्होंने यह काम सहजता से कर दिया। आज पाकिस्तान के 80% से अधिक प्रमुख सैन्य उपकरण सीधे चीन से आयात किए जाते हैं। इसमें संयुक्त रूप से विकसित किए गए JF-17 थंडर फाइटर जेट्स, हाल ही में हासिल किए गए J-10C फाइटर्स, साथ ही चीन में बने अटैक ड्रोन, टैंक, युद्धपोत और अत्याधुनिक एयर डिफेंस उपकरणों की एक बड़ी श्रृंखला शामिल है। अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने चीन का HQ-9 लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम भी खरीदा है। बीजिंग का दावा है कि यह प्रणाली अमेरिका के पैट्रियट या रूस के S-300 के समान ही कुशल है। पाकिस्तान को बेचा गया HQ-9 वर्जन HQ-9P की रेंज लगभग 125 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि अपग्रेडेड और नए वेरिएंट जैसे HQ-9B 250 से 300 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को मार सकते हैं। चीनी मार्केटिंग के मुताबिक प्रत्येक HQ-9 बैटरी में सर्च ऑफ ट्रैकिंग रडार, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे, कमांड वाहन और कई मिसाइल लॉन्चर शामिल होते हैं। एक बैटरी में 48 लॉन्च वेसल तैनात किए जा सकते हैं, जिनमें कुल 192 मिसाइलें होती हैं। इससे फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल सहित सभी को इंटरसेप्ट करने में सक्षम बताया जाता है। पाकिस्तान ने HQ-9 को एक व्यापक वायु रक्षा नेटवर्क में भी शामिल किया है, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस यानी कॉम्प्रिहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कहा जाता है। इस नेटवर्क में मीडियम रेंज HQ-16 मिसाइलें, शॉर्ट रेंज HQ-7 और FM-90 लॉन्चर और FN-6 पोर्टेबल मिसाइल यूनिट्स भी शामिल थीं। कागजों पर इन चीनी हथियारों ने पाकिस्तान के चारों ओर एक हाई टेक डिफेंसिव बैरियर बना दिया था। या कम से कम शी जिनपिंग का यही वादा था। जब भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तान पर हमला किया तो चीनी सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पहलगाम नरसंहार के 15 दिन बाद 8 मई 2025 को सुबह सुबह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भीतर कई स्थानों पर एक तीव्र और समन्वित हमला शुरू किया। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक पूरा ऑपरेशन करीब 25 मिनट तक चला। फिर भी कम समय में भारतीय सेना ने 9 बड़े ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला कर पाकिस्तान को चौंका दिया। उनके मुख्य लक्ष्य उन आतंकी समूहों के प्रशिक्षण शिविर और मुख्यालय थे, जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, जिन समूहों को भारत ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था। शुरुआती हमलों में लाहौर के समीप चुनिया एयरबेस पर हमला अहम था, जहां पाकिस्तान ने चीनी निर्मित YLC-8E एंटी स्टेल्थ रडार तैनात किया था। भारतीय जेट्स ने एंटी रेडिएशन मिसाइलों से पाकिस्तानी रडार को नष्ट कर दिया और एयर डिफेंस नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से को तत्काल निष्क्रिय कर दिया। भारतीय सेना पाकिस्तान के HQ-9 मिसाइल बैटरियों पर हमला कर रही थी, जो प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों के पास स्थित थीं। भारतीय सेना ने सीमा के पास ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें गुप्त रूप से तैनात कर दी थीं। आदेश मिलने पर ये मिसाइलें नीची उड़ान भरते हुए लाहौर के रणनीतिक स्थानों की सुरक्षा करने वाली HQ-9 बैटरियों की ओर बढ़ गईं। पाकिस्तानी सेना ने ईरान की तर्ज पर कम दूरी की मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन से जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। एक भी भारतीय मिसाइल को नहीं गिराया जा सका। भारतीय रिपोर्टों ने कहा कि हर मिसाइल अपने लक्ष्य पर सटीक रूप से गिरी और स्वतंत्र जांचों में भी इसके विपरीत कोई प्रमाण नहीं मिला। पाकिस्तानी F-16 और चीनी J-10CE फाइटर जेट्स उड़ान भरने से पहले ही भारतीय सेना अपना मिशन पूरा कर वापसी शुरू कर चुकी थी। धूल बैठने के बाद भारत ने घोषणा की कि वह अपने सभी लक्ष्यों को पाने में सफल रहा है। कई आतंकवादी कैंपों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, दर्जनों हाई प्रोफाइल आतंकवादी नेताओं को खत्म कर दिया गया और हमले बहुत सोच समझकर सीमित रखे गए थे, ताकि सिर्फ आतंकवादियों को सजा दी जा सके, न कि पूरी तरह से युद्ध शुरू किया जाए। भारत ने लक्ष्यों पर सटीक हमलों की ड्रोन फुटेज जारी कर अपने दावों को साबित किया। दूसरी ओर पाकिस्तान ने शुरू में नुकसान को नकारा या कम करने का प्रयास किया, यह दावा करते हुए कि उनकी सेना सतर्क थी और नुकसान न्यूनतम था।
चीन और पाकिस्तान के पास युद्ध के मैदान की बजाय सूचना युद्ध में एक महत्वपूर्ण बढ़त थी। चीन के राज्य प्रेरित प्रचार ने डसॉल्ट एविएशन के शेयर की कीमत गिरा दी और चीनी रक्षा कंपनियों के शेयर लगभग 36% तक बढ़ा दिए। लेकिन स्वतंत्र सबूतों और पाकिस्तानी सैन्य नेताओं के स्वीकार करने पर कि चीनी आपूर्ति की गई रक्षा प्रणाली ने वादा अनुसार प्रदर्शन नहीं किया, चीनी रक्षा कंपनियों के शेयर तुरंत गिरने लगे। 13 मई को युद्ध विराम के बाद एरोस्पेस और डिफेंस इंडेक्स 8-9% तक गिर गया, जिससे बाजार से अरबों रुपए एक रात में साफ हो गए। एवीआईसी चेंगडू एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान के J-10 और J-17 जेट्स का निर्माता, के शेयर की कीमत 12 मई को 95.86 युआन से गिरकर 2 हफ्ते में 76.70 युआन हो गई, जो 20% से अधिक की गिरावट है। जुचाओ होंगड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पाकिस्तान को PLA-5 जैसी एडवांस मिसाइलें देता है, को भी इसी दौरान 6-9% का नुकसान हुआ। विडंबना यह है कि पाकिस्तान चीन से हथियारों के खराब प्रदर्शन के लिए नाराज होने के बजाय उल्टा हुआ। चीन पाकिस्तान पर बेहद क्रोधित हुआ। चीनी विश्लेषकों ने पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ी को दोषी ठहराया, उनकी अपर्याप्त ट्रेनिंग और खराब संचालन के कारण विफलता का दावा किया, न कि चीनी हथियारों में खामी की वजह से। निश्चित रूप से उनके सिस्टम की नाकामी ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी शर्मिंदा किया था। वास्तव में बीजिंग ने इस्लामाबाद पर चीनी उपकरणों की विफलताओं के सबूतों को छुपाने या नष्ट करने का दबाव डाला, क्योंकि इससे चीन की प्रतिष्ठा और लाभदायक रक्षा निर्यात व्यवसाय को गंभीर नुकसान हो सकता था। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती थी। ईरान को इसे चेतावनी के रूप में नोट करना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं आगे क्या हुआ। चीन की असली समस्या यह है कि पाकिस्तान में बुरी तरह फेल हुए रडार और मिसाइल सिस्टम चीन की खुद की सेना में भी इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए, चीन की सेना ने JY-27 रडार, जिसे भारतीय सेना ने पहले नष्ट किया था, को पूर्वी लद्दाख में पांगोंग त्सो झील के पास भारतीय चौकियों के सामने तैनात किया है। भारत को चीनी खतरों को निष्क्रिय करना अच्छी तरह आता है और उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी है। न सिर्फ 2025 में बल्कि 2019 और 2022 में भी। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारतीय मिराज विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप पर हमला किया। पाकिस्तान के चीनी रडार भारतीय विमानों को समय पर पकड़ने या रोकने में विफल रहे, जिससे भारतीय वायुसेना अपने लक्ष्यों को निशाना बनाकर सुरक्षित लौट आई। यह पाकिस्तान की चीन से प्राप्त वायु रक्षा प्रणाली की गंभीर कमजोरियों का पहला बड़ा संकेत था। इस्लामाबाद ने कोई सबक नहीं लिया और स्थिति सुधरने की आशा में और अधिक चीनी उपकरण खरीदना जारी रखा। मार्च 2022 में एक बिना हथियार वाला भारतीय ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तकनीकी खराबी से पाकिस्तान की सीमा में गहराई तक चला गया। हालांकि कुछ का मानना है कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था। शुरुआत में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके चीनी रडारों ने मिसाइल को लॉन्च से लक्ष्य तक ट्रैक किया, लेकिन इससे और सवाल उठ खड़े हुए। अगर रडार काम कर रहे थे तो पाकिस्तान ने मिसाइल को गिराने की कोई कोशिश क्यों नहीं की? क्या उन सिस्टम्स ने शुरुआत में मिसाइल को देखा था? ये घटनाएं पाकिस्तान के महंगे चीनी रडार और मिसाइल सिस्टम्स में कई ब्लाइंड स्पॉट्स और ऑपरेशनल फेल्योर के बड़े संकेत थे। भारत ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में इजराइल द्वारा ईरान में उठाए गए फायदे की तरह ही इन कमजोरियों का इस्तेमाल किया। यदि भविष्य में भारत और चीन के बीच हिमालयी सीमा पर सीधा संघर्ष होता है, तो हम देख पाएंगे कि चीनी रडार और मिसाइल वास्तव में बेकार हैं या उन्हें चलाने वाले सैनिकों की खराब ट्रेनिंग और अक्षमता के कारण ऐसा हो रहा है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर चीनी हथियार सबसे जरूरी वक्त पर इतनी बुरी तरह क्यों फेल हो गए? इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे चोरी किए गए डिजाइन, खराब गुणवत्ता नियंत्रण, भ्रष्टाचार और युद्ध का वास्तविक अनुभव न होना। अधिकांश चीनी हथियार वास्तव में विदेशी डिजाइन की नकल या संकर रूप हैं, जैसा मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था। चीन अक्सर नई रिसर्च और डेवलपमेंट में सालों और अरबों खर्च करने की बजाय विदेशी डिजाइन, खासकर अमेरिका और रूस से चुराता या कॉपी करता है।
और फिर उन्हें रिवर्स इंजीनियर करके बड़े पैमाने पर बनाता है। सबसे पहले चीन को अत्यधिक गोपनीय सैन्य तकनीक चुराने में कई साल लग जाते हैं और फिर उसे समझने और रिवर्स इंजीनियर करने में भी कई साल और लगते हैं। इस धीमी प्रक्रिया के कारण जब तक चीन का अधिकांश उपकरण तैनात होता है वह पहले से ही पुराना हो जाता है। वे उसे सही ढंग से कॉपी करने में भी संघर्ष करते हैं क्योंकि वे रिवर्स इंजीनियरिंग में कमजोर हैं। चीन कुछ समान चीजें बना सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे उतनी ही अच्छी हों। उदाहरण के लिए HQ-9 लंबी दूरी की मिसाइल सिस्टम को ले लीजिए जो पाकिस्तान में फेल हो गई थी। चीन ने गर्व से दावा किया था कि यह सिस्टम रूस की S-300 और अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल डिफेंस के बराबर है। लेकिन सोचिए उन्होंने ऐसी तुलना क्यों की? क्योंकि HQ-9 असल में रूस की S-300 की चुराई गई डिजाइन पर ही बना है और इसमें कुछ पुर्जे पैट्रियट से भी लिए गए हैं। समस्या यह है कि S-300 और पैट्रियट जैसे हथियार जटिल कोडिंग, वर्षों की टेस्टिंग, सटीक इंटीग्रेशन और लगातार सुधार पर बनाए जाते हैं और यही वे चीजें हैं जिन्हें चीन दोहराने में बुरी तरह नाकाम रहा है। इसीलिए उनके उपकरण वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में प्रायः ठीक से काम नहीं करते। लगभग सभी बड़े चीनी हथियार प्लेटफॉर्म की यही स्थिति है। J-11 फाइटर जेट मूलतः लाइसेंस के तहत निर्मित रूसी सुखोई Su-27 है। रूस के साथ लाइसेंस समझौता खत्म होने के बाद भी चीन ने रूसी अनुमति के बिना इसका निर्माण जारी रखा। उन्होंने मौजूदा डिजाइन नकल किया लेकिन उसे सुधारने और अपग्रेड करने में उन्हें काफी मुश्किलें आईं। फिर चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात जेट है J-15। चीनी इंजीनियरों ने रूस के Su-33 जेट के एकमात्र प्रोटोटाइप को यूक्रेन से गुप्त रूप से खरीदकर रिवर्स इंजीनियर किया। 1980 के दशक के अंत में एक विमान की नकल करना उन्होंने सोचा था उतना आसान नहीं था। चीन को अपने लड़ाकू विमान के गंभीर संरचनात्मक और तकनीकी दोषों को ठीक करने में वर्षों का संघर्ष करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप एक भारी, अविश्वसनीय और दुर्घटना प्रवण विमान बना जिसकी काफी शर्मनाक प्रतिष्ठा हो गई। चीनी विंग लॉन्ग और CH-4 रेनबो ड्रोन दिखने में अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर और MQ-9 रीपर ड्रोन जैसे हैं, जो दर्शाता है कि चीन ने अपने विचार कहां से लिए। शुरुआत में कई देशों ने सस्ते चीनी ड्रोन को महंगे अमेरिकी ड्रोन के विकल्प के रूप में खरीदने में उत्साह दिखाया, लेकिन जल्द ही उन्हें गंभीर समस्याएं नजर आईं। उदाहरण के लिए इराक ने कई CH-4B ड्रोन खरीदे लेकिन उन्हें जल्द ही गंभीर रखरखाव समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2019 तक हर 10 ड्रोन में से केवल एक पूरी तरह कार्यशील था। जॉर्डन को भी अपने CH-4B ड्रोन से ऐसी ही समस्याएं हुईं। कुछ सालों बाद प्रदर्शन और विश्वसनीयता की निराशा के कारण उन्होंने ड्रोन को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया और बेचने की कोशिश की। ये समस्याएं केवल विमान और ड्रोन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि चीन के लगभग सभी टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, तोपखाने प्रणालियों और मिसाइलों में भी व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए चीन के शुरुआती टैंक जैसे टाइप 59 और 59 मूलतः सोवियत T-55-4 और 55 के संशोधित संस्करण थे। यहां तक कि नए मॉडल जैसे टाइप 99 भी रूसी टैंक डिजाइनों से काफी कुछ उधार लेते हैं और पश्चिमी प्रणालियों से कॉपी की गई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो अक्सर ठीक से एकीकृत नहीं होती। चीन की तोपखाना प्रणालियों और रॉकेट लॉन्चरों की भी यही स्थिति है। उदाहरण के लिए चीनी PHL-3 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सीधे तौर पर रूस की बोवाया मसीना 30 स्मर्च रॉकेट प्रणाली से कॉपी किया गया था। उन्होंने मूल रूसी डिजाइन को लिया, नाम बदला और बिना किसी बड़े सुधार के बना दिया। चीन के लगातार चोरी और नकल के इतिहास का मतलब है कि उनके हथियार शायद ही कभी सबसे आधुनिक तकनीक से शुरू होते हैं। वे हमेशा एक कदम पीछे रहकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्नत तकनीक की नकल मात्र पर्याप्त नहीं है। सटीक इंजीनियरिंग, कठोर परीक्षण, परिष्करण और जटिल सबसिस्टम का एकीकरण किसी हथियार के वास्तविक प्रदर्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये वे चीजें हैं जो चीनी हथियारों में आमतौर पर नहीं होती। हाल ही में ईरान और पाकिस्तान में हुई विफलताओं ने साफ दिखाया है कि जब नकल किए गए हथियार असली जंग के दबाव का सामना करते हैं तो वे पूरी तरह से ढह जाते हैं। ये हथियार प्रभावशाली दिख सकते हैं, लेकिन उनकी जटिलता को समझे बिना चीन के नकल किए गए हथियार महंगे कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं हैं। यही दूसरा कारण है कि चीनी सिस्टम फेल होते हैं, भ्रष्टाचार और निम्न गुणवत्ता नियंत्रण।
चीन भले ही कुछ चीजें नकल करके सही कर ले, लेकिन उसके सिस्टम का भ्रष्टाचार अक्सर उसकी प्रगति को बर्बाद कर देता है। सबसे चौंकाने वाला उदाहरण 2023 के अंत में सामने आया, जब अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों ने बताया कि चीन की कुछ रणनीतिक मिसाइलों में रॉकेट ईंधन की जगह पानी भरा था। हाँ, साधारण पानी। अमेरिकियों ने पूरे मिसाइल साइलो क्षेत्रों में खराब ढक्कन पाए, जो संकट के समय मिसाइलों के सही लॉन्च होने में बाधा डाल सकते थे, जो और भी बुरा था। चीन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक हथियारों को भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण नुकसान पहुंचाने से आंतरिक हालात काफी खराब हो सकते हैं। यह घोटाला इतना विशाल था कि स्वयं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दर्जनों वरिष्ठ सैन्य नेताओं को बर्खास्त या कहें कि अनुशासित किया, जिनमें रणनीतिक मिसाइलों के लिए जिम्मेदार एलीट रॉकेट फोर्स के कमांडर भी शामिल थे। चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शेंगफू, जो सैन्य खरीद में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, अक्टूबर 2023 में पद से हटाए गए और फिर सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। इन कार्रवाइयों ने चीनी सेना में भ्रष्टाचार की गहराई और व्यापकता को उजागर किया। अमेरिकी विश्लेषकों का मानना था कि इन खुलासों ने शी जिनपिंग का अपनी सेना पर भरोसा डिगा दिया, जिससे चीन निकट भविष्य में आक्रामक सैन्य कदम उठाने से हिचक सकता है, क्योंकि अब उन्हें भी संदेह था कि जरूरत पड़ने पर उनके उन्नत मिसाइल और रडार काम करेंगे या नहीं। भ्रष्टाचार एकमात्र समस्या नहीं है। खराब निर्माण मानकों ने लगातार चीनी हथियारों को परेशान किया है। विदेशी खरीदारों ने बार बार गंभीर गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट की है। इंजन अक्सर समय से पहले खराब हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अचानक फेल हो जाते हैं और बख्तरबंद पैनल वाहनों से गिर जाते हैं। पाकिस्तानी वायु सेना के पायलटों ने माना है कि उनके चीनी निर्मित जेफ-17 जेट को अमेरिकी निर्मित F-16 की तुलना में अधिक रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता होती है। अन्य देशों को दिए गए चीनी लड़ाकू विमानों की शुरुआती खेपों में भी असामान्य रूप से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई, जो एक और खतरे की घंटी है। अब अगर चीन की अपनी महत्वपूर्ण रणनीतिक मिसाइलों में पानी भरा हुआ पाया गया, तो सोचिए वह दूसरे देशों को जो हथियार निर्यात करता है, उनकी असली गुणवत्ता क्या होगी। चीन ने पिछले 4 दशकों में कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए वह लंबे समय तक इन समस्याओं को छुपाने में सफल रहा है। उनके हथियारों की वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में परख नहीं हुई है। पश्चिमी और रूसी सिस्टम असली जंग में लगातार इस्तेमाल हुए हैं। उदाहरण के लिए सीरिया में रूसी S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इजरायली हमलों को पूरी तरह नहीं रोक पाए, लेकिन कुछ हद तक सफल रहे हैं। इतिहास में पुराने एयर डिफेंस सिस्टम भी कभी कभी किस्मत से कामयाब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 1960 के दशक के सर्बियाई मिसाइल सिस्टम ने 1999 के कोसोवो युद्ध में अमेरिकी स्टेल्थ F-117 नाइट हॉक को मार गिराया था, जो एक प्रसिद्ध घटना है। इसके विपरीत ईरान और पाकिस्तान में चीन के दिए रडार और मिसाइलें एक भी सफल वार नहीं कर पाईं, जो उनके खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। फिर भी ईरान और पाकिस्तान के नेता बार बार विफलता के बावजूद चीनी हथियार खरीदने पर क्यों अड़े रहते हैं? देखिए, ये बहुत आसान है। खरीदार देशों में भी भ्रष्टाचार व्यापक है। चीनी हथियार सौदे अक्सर उदार आर्ण या निवेश जैसे राजनयिक लाभों के साथ आते हैं, जिससे ये आर्थिक तंगी वाली सरकारों और उनके नेताओं के लिए काफी आकर्षक हो जाते हैं। चीन के लिए अब दांव काफी ऊंचे हैं। बीजिंग की महत्वाकांक्षा सिर्फ एक क्षेत्रीय नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बनने की है। हथियारों का निर्यात और सैन्य तकनीक की प्रतिष्ठा इस रणनीति का एक प्रमुख अंग है। चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है, परंतु हालिया घटनाक्रमों ने उसकी विश्वसनीयता को काफी क्षति पहुंचाई है। असली युद्ध में रूसी हथियारों की नाकामी देखकर संभावित खरीदार अब 2 बार सोचेंगे। यह नुकसान घरेलू स्तर पर भी असर करता है। राष्ट्रपति शी लगातार मध्य शताब्दी तक विश्व स्तरीय सैन्य शक्ति बनाने का दावा करते हैं, जिससे सैन्य ताकत चीनी राष्ट्रीय गर्व का प्रमुख आधार बन गई है। पाकिस्तान और ईरान में विफलताएं और मिसाइलों में पानी भरने जैसे घोटाले सीधे तौर पर चीन में शी की कहानी को कमजोर करते हैं। आगे की ओर देखें तो चीन इन शर्मनाक घटनाओं से सीख लेने का दावा करेगा, लेकिन उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए जल्द ही कोई महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना कम है। यदि चीन वास्तव में विश्वसनीय युद्ध परखी हथियार बनाना चाहता है, तो उसके पास पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन वे शायद तब तक गंभीर परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए।